बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूँ सईद चौधरी। अपने कल के व्लॉग में मैंने ये अर्ज किया था कि आज़ाद कश्मीर में जॉइंट एक्शन कमेटी, अवामी एक्शन कमेटी, वो उसकी जो सरगर्मियाँ हैं वो रियासत मुखालिफ सरगर्मी है। और अब वक्त आ गया है कि इसके साथ आनी हाथों के साथ निपटा जाए। और मेरा ख्याल है कि रियासत ने ये फैसला कर लिया है कि जनाब इनके साथ आनी हाथों के साथ ही निपटा जाएगा। एक तो ये कि जनाब इन दोनों तंजीमों को दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया गया है और कलदम कर दिया गया है, पाबंदी लगा दी गई है। और दूसरा, जो इन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया हुआ है कि जनाब 9 जून से लॉन्ग मार्च होगा, उसके क्या नताइज होंगे? क्या इनको घरों से निकलने दिया जाएगा, नहीं निकलने दिया जाएगा, सूरत-ए-हाल क्या बनेगी? हसास सा वैसे मामला है। इसमें हम तफसील के साथ बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक और अच्छी खबर है जो आपके साथ शेयर करनी है। ताजरों ने जनाब बड़े अरसे से टैक्स के रास्ते में जो रुकावटें खड़ी की हुई थी, अब खुद ही उन्होंने, जो ताजर तंजीमें अंजुमन ताजरान है, उन्होंने जनाब जो नेगोशिएशन की है वफाकी हुकूमत के साथ, तो उसके बाद जनाब तो इनके ऊपर जनाब फिक्स टैक्स लगा दिया गया है। और फिक्स टैक्स भी जो ताजर तंजीमें हैं उनके नुमाइंदों की मर्जी के साथ लगाया गया है। और मकसद इसका सिर्फ ये है कि इनको टैक्स नेट में लाया जाए। ये 25,000 जो है ना, एक दुकानदार कम से कम ये टैक्स जो है ये जरूर देगा सालाना। और ये महाना कितना बनता है? ये 2,000 से थोड़ा सा ज्यादा, आपको तो सब 12 में तकसीम कर लेना 25,000 को। इतना टैक्स एक दुकानदार जो कम से कम लाजमी देगा, छोटा दुकानदार जो है। ये 30 से 40 लाख तादाद है इनकी। लेकिन जो ये छोटे दुकानदार जिनको डिक्लेयर किया गया, जिनकी सालाना फरोख्त जो है, टर्नओवर जो है वो 20 करोड़ रुपए से कम है या 20 करोड़ रुपए है, तो वो जनाब सिर्फ 1% टैक्स देंगे। और उनके ये अंदाजा लगा लें कि जिसकी फरोख्त जो है वो 20 करोड़ है सालाना, तो ये कम से कम 20 से 25% जो है ये दुकानदार जो है ये प्रॉफिट कमाते हैं। तो ये हिसाब लगा लें कि प्रॉफिट कितना ज्यादा है और टैक्स कितना कम लगा है। लेकिन अब भी अगर ये दुकानदार जो है टैक्स देने से इनकारी हो जाए तो फिर तो अल्लाह याफस है इस मुल्क का। और इनको फायदा ये दिया गया है कि जनाब जो एडवांस टैक्स देते हैं, विद होल्डिंग टैक्स जो होता है चीजों के ऊपर, तो वो टैक्स जो है ये एडजस्ट हो सकता है इसमें। इस सिलसिले में FBR ने एक सादा सा उर्दू जबान में जो फार्म है वो जारी किया है, वो फिल करना है और उसके तहत आपने रजिस्टर्ड होना है। और रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन प्लेट जो है वो मिलेगी, वो आपने आवेदन कर देनी है अपनी दुकान के अंदर। जहां वो प्लेट लगी होगी तो उसके अंदर, उस दुकान के अंदर FBR का कोई एहलकार जो है वो दाखिल नहीं हो सकेगा। यानी ये जो एक मुशर्रफ ने सेल्फ असेसमेंट का जो प्रोग्राम शुरू किया था, तो ये उससे भी आसान कर दिया इन्होंने। ये टैक्स तो वैसे देते नहीं, टैक्स वो समझते शायद ये बता है जो हमसे लिया जा रहा है। ये मुल्क इस टैक्स पे चलता है, टैक्स के पैसों से चलता है। IMF के पास जाते हैं वो जनाब, वो तो बड़ी भारी भरकम किस्म की शराइत जो है वो रखता है IMF। तो ये भारत, ये ताजरों के साथ अगर ये इस तरह का कोई माहदा हो गया हुकूमत का, उसके नतीजे में ये इन्होंने जो फिक्स टैक्स वाला जो फार्मूला निकाला है, तो इस पे अगर अमल हो जाता है तो मेरा ख्याल है कि ये, लेकिन ये हुकूमत को भी ये करना चाहिए, सोचना चाहिए कि जनाब ये ना हो कि झांसा देकर रजिस्ट्रेशन तो करवा लो भी 40 लाख दुकानदार तो ते अगले साल जनाब तुसी वही हाल करो इन्हां दा जेड़े तुसी साडे बाप डाले जेड़ा साडे नाल करदे पए ने। वो पता नहीं केड़े केड़े टैक्स लग गए ने, 100 यूनिट तो ऊपर चल जाए तो ये हो जाएगा, 200 यूनिट तो ऊपर चल जाए तो ये हो जाएगा। खुदा ही पूछे इन्होंने यार। बहरहाल ये हुकूमत जो है इसको अपनी वो क्या कहते हैं साख बनाने के लिए, इसको कम से कम जब तक ये हुकूमत है इसमें कोई ज्यादा आगे जाके वो हैंकी फेंकी नहीं करनी चाहिए। मैं हेरा फेरी कहना चाह रहा था, हैंकी फेंकी नहीं करना चाहिए। और ताजर जो है जो अपने नुमाइंदों की बात जो इसको ऑनर करें, अल्लाह खैर सल्ला, मामला ठीक हो जाएंगे। और दूसरा जो जी मैंने अर्ज किया है कि जनाब कल भी मैंने अर्ज किया था, ये जो एक्शन कमेटियां बनी हुई हैं, कोई 20 माह से इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है कश्मीर का, कश्मीर की सियाहत का। अजीबोगरीब किस्म के उनके मुतालबात है। 38 मुतालबात लेके गए थे, 35 उनमें से मंजूर हो चुके हुए। और क्या चाहते हैं? आटे के ऊपर सब्सिडी मिल रही है, बिजली आपको सबसे, इस मुल्क के अंदर सबसे सस्ती बिजली जो है वो आजाद कश्मीर में दस्तयाब है।
یہ اپنی تاریخ کا بھی بیڑا گرک کر رہے ہیں، مسخ کر رہے ہیں، تاریخ کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں یہ لوگ جو ہیں، ان کو شاید پتہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب بہرحال جناب یہ جو نا یہ پابندی وہاں کی حکومت نے لگا دی ہے، صدر نے منظوری دے دی ہے، نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے۔ یہ نوٹیفیکیشن میرے سامنے پڑا ہوا ہے جناب، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اس کے اوپر اور عوامی ایکشن کمیٹی اس کے اوپر جناب پابندی لگا دی ہے، اور کہا ہے جناب ان کی جو سرگرمیاں ہیں وہ دہشت گردانہ ہیں، اور ان کے اوپر جو انسداد دہشت گردی ایکٹ ہے 2014 اس کے فرسٹ شیڈول کے مطابق اس میں اس کو ڈال دیا گیا ہے، پابندی لگ گئی ہے، قلم کر دیا گیا ہے۔ پابندی اس لیے لگی ہے کہ جناب اس کی جو سرگرمیاں ہیں وہ ریاست کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، امن و امان کے لیے خطرہ ہے، نفرت کو فروغ دے رہے ہیں یہ، اور پھر اس کے مطابق جناب قانون کے مطابق جناب اب اس جو ایکشن کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں ان کے ساتھ نمٹا جائے گا، اور قانون یہ کہتا ہے کہ جناب یہ کسی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکتے، کوئی احتجاج کی کال نہیں دے سکتے، اگر احتجاج کی کال دیں گے تو اس کا بندوبست جو ریاست ہے، ریاست آزاد کشمیر، اس نے کر لیا ہوا ہے، اور 14,000 لوگ، 14,000 کی نفری جو ہے یہ منگوائی گئی ہے پاکستان سے کہ جناب آپ 14,000 نفری ہمیں وہ درکار ہے۔ 9 جون کو یہ لانگ مارچ کر رہے ہیں، لانگ مارچ کا اعلان کیا، 9 جون سے جناب لانگ مارچ شروع کیا جائے گا، اور پھر پتہ نہیں کیا کیا اعلانات ہیں، وہ اعلانات پہ بھی بات کر لیں گے ہم آگے جا کے۔ یہ 14,000 کی اضافی نفری ہے یہ 7 جون سے 21 جون تک وہاں جو ہے یہ تعینات رہے گی، اور ان کی جو لانگ مارچ کی کال ہے اس کو ناکام بنانے کے لیے وہ جو بھی قانونی کاروائی ہے، قانون کے اندر رہتے ہوئے کاروائی، اس میں گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں، کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، اور یہ جناب یہ جو ان کے پاس سارا آنسو گیس کے شیل ہوں گے، چھوٹے سوٹے بھی ہوں گے ان کے پاس، جس کے ساتھ ظاہر ہے جو باہر نکلیں گے قانون کی خلاف ورزی کریں گے، ان کے ساتھ جو بھی نمٹنے کے لیے جو بھی طریقہ کار ہوگا، اور میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ نرمی نہیں ہوگی، یہ فیصلہ ہو گیا ہوا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جناب یہ اسلحہ بھی ہوگا ان کے پاس، یہ جو پاکستان کے اندر جو ہے نا یہ پابندی ہے کہ پولیس کے پاس صرف جناب وہ ڈنڈے سوٹے ہوتے ہیں، اسلحہ نہیں ہوتا، آنسو گیس ہوتی ہے، یہاں ان کے پاس جو ہے اسلحہ بھی ہوگا، کیونکہ ان کا جو واسطہ ہے وہ ایسی تنظیم کے ساتھ ہے، ایسی کمیٹیوں کے ساتھ ہے جن کو دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی یا عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو لوگ رابطوں میں ہیں ان کے ساتھ میری بات ہوئی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ جو کمیٹیاں بنائی گئی ہیں ان کے جو کرتا دھرتا ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست جو ہے ان کے اوپر سختی نہیں کرے گی، کیونکہ اگر سختی کی جاتی ہے تو یہ تاثر پھیلے گا کہ جناب یہاں جو آزاد کشمیر ہے، جو پاکستان کے پاس حصہ ہے کشمیر کا، اس میں بھی جناب وہی سلوک کیا جا رہا ہے کشمیری عوام کے ساتھ جو مقبوضہ کشمیر میں، جموں اینڈ کشمیر جو بھارت سلوک کر رہا ہے وہی پاکستان جو ہے یہ ان کے ساتھ کر رہا ہے۔ یہ میں پھر ایک مرتبہ یہ بتا دوں ان لوگوں کو، بلکہ میں یہ کہہ دوں کہ جنہیں ذرا کان کھول کے سن لیں، جو اس انتشاری ٹولے کے فریب میں آئے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے میں بتا رہا ہوں، یہاں اس قسم کا جو تاثر ہے کہ جناب یہ حکومت جو ہے اس طرح کی سختی نہیں کرے گی، یہ بھول ہے، کیونکہ یار یہ برداشت سے باہر ہو گیا ہوا ان کا جو کام ہے۔ یہ کشمیری مہاجرین کی 12 نشستیں ختم کرنے کا جو مطالبہ کیا جا رہا ہے، ان کو اس معاملے کی حساسیت کا مکمل ادراک ہے، یہ جان بوجھ کے یہ حرکت کر رہے ہیں، یہ والے لوگ جو کمیٹیوں والے ہیں، یہ غیر ملکی ایجنڈے پہ، ملک دشمن ایجنڈے کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں یہ لوگ جو ہیں۔ اور یہ دیکھیں، یہ ابھی ہمارے جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے یاد کروایا ہے کہ 1947 میں یہ کابینہ جو تھی یہاں کی آزاد کشمیر کی وہ 6 وزراء پہ مشتمل تھی، ان میں سے 2 جو ہیں وہ کشمیری مہاجر تھے، غلام دین وانی اور ثناء اللہ شمیم، اور وہ کہتے ہیں ان کا دونوں کا تعلق راولپنڈی سے تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مہاجر ہو کے آئے ہیں 1947 میں، 48 میں، 65 میں، 71 میں، اس کے بعد یہ لوگ وہاں سے آئے ہیں، یہ لوگ کشمیر کے شہری ہیں، تو کیوں نہ وہ الیکشن لڑیں جناب، کیوں نہ ان کے لیے سیٹیں مخصوص کی جائیں۔ بھائی میرے، کوئی پاکستانی نہ کشمیر کی شہریت لے سکتا ہے، نہ وہاں کا ڈومیسائل بن سکتا ہے اس کا، یہ کشمیری اور کشمیری ہی الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اچھا، اور دوسری وہاں کی جو اسمبلی ہے
उसने करारदाद मंजूर की है इन 12 नशिस्तों के हक में। जो एपीसी में जो फैसला किया, आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जो फैसले हुए, उसकी तस्दीक की है उन्होंने। उनके जनाब ये सीटें होनी चाहिए। अच्छा, अब पहले ये देखें, जो कश्मीर वाले हैं, ये पाकिस्तान उनके साथ एक खास सलूक कर रहा है, प्यार वाला सलूक जो है ये किया जा रहा है। उसकी वजह ये कि देखिए 40 लाख 40.5 लाख तो टोटल आबादी है उसकी, और टैक्स से कहते देना नहीं हमने। और जनाब हमारी जो सियाहत है जनाब, उसके ऊपर हमारा बड़ा दारोमदार है, ये एक्शन कमेटी वाले कह रहे हैं। तो वहां जनाब सड़कें बननी चाहिए। और भाई मेरे, आप कहते हैं टैक्स भी नहीं देना, बिजली और अशियाए जरूरत जो है वो आपने सस्ते दामों लेनी है। और सड़कें अगर बनानी है तो फिर वो पाकिस्तान ही बना के देगा ना। पाकिस्तान, मैंने अर्ज किया ना, इनके साथ पाकिस्तान खुसूसी मोहब्बत का इजहार कर रहा है, और उसकी एक वजह है। ये जब अंग्रेज गए यहाँ से, जो प्लान था आज़ादी का, उसके मुताबिक जो रियासतें थी इस तरह के, जैसे ये रियासतें जम्मू व कश्मीर थी, और भी रियासतें थी बहुत सारी, रियासत बहावलपुर, इंडिया में बहुत सारी रियासतें थी। तो उनको ये ऑप्शन दिया गया था कि या आप पाकिस्तान के साथ इलाहा कर लें या आप भारत के साथ इलाहा कर लें। जब भारत के साथ नाम निहाद इलाहा किया गया और वहां की फौजें आई, तो आपके जो बुजुर्ग थे उन्होंने मज़ामत शुरू की थी। उन्होंने उस इलाहाक को मानने से इनकार किया था। उन्होंने ये नहीं कहा था कि जनाब हम ना पाकिस्तान के साथ जाएंगे ना इंडिया के साथ जाएंगे, हमारी आज़ाद हैसियत बरकरार रहनी चाहिए, ये उनका मुतालबा ही नहीं था। वो कहते हैं जनाब हमने उनके साथ नहीं जाना, हमने पाकिस्तान के साथ जाना है। उनकी इस तहरीक की हिमायत पाकिस्तान ने की थी, जिसके नतीजे में ये आज़ाद कश्मीर जो है, ये जो हिस्सा हमारे पास है, ये हमें मिला था। और इसकी अलग हैसियत हमने बरकरार रखी हुई है, अभी तक बरकरार रखी हुई है। वो इसलिए बरकरार रखी हुई है कि आमददा की जो करारदादें हैं वो ये कहती हैं, जिसके ऊपर हमारे बयानिया का इन्हिसार है कि जनाब वहां रेफरेंडम होगा, इस्तिस्वाब राय के जरिए कश्मीरी अवाम को ये हक दिया जाए। वो करारदाद में भी दो चीजें हैं कि जनाब वो ये फैसला करेंगे कि हमने भारत के साथ जाना है या पाकिस्तान के साथ जाना है, और भारत हमेशा उसमें रुकावट डालता है। ये पाकिस्तान ने परवेज मुशर्रफ के दौर में और उसके बाद हमारे वज़रा ने ये कहना शुरू किया था, जनाब 3 ऑप्शन देते हैं हम उनको कि जनाब भारत के साथ जाना है भारत के साथ चले जाएं, पाकिस्तान के साथ रहना है पाकिस्तान के साथ रहें, आज़ाद रहना है आज़ाद रहें, हमें कोई इतराज नहीं है। और ये जो एक्शन कमेटियां बनी हुई हैं, ये भाई अगर आप इतनी पॉपुलर हैं और अवाम के बयानिए के साथ जा रही हैं, अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक जनाब आप जो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, तो अब 27 जुलाई को इलेक्शन हो रहे हैं ना, शेड्यूल आ गया, इलेक्शन शेड्यूल जो है इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया है। तो भाई साहब आप इलेक्शन में हिस्सा लें, आप लोगों को बताएं कि हम आपके लिए जनाब ये जंग लड़ रहे हैं। आपकी तंजीमों के ऊपर तो पाबंदी लगी ना, आजाद हैसियत थे, किसी और अंदाज में आप खड़े करें लोगों को और उनको बताएं जनाब हम आपके हक के लिए लड़ रहे हैं। अवाम तो आपको लिफ्ट नहीं करवा रहे, 5-10 हजार बंदे इकट्ठे करके अगर सड़कें ब्लॉक करके बैठ जाते हैं आप, तो नुकसान किसका है? अवाम का नुकसान है। अब अच्छा, वैसे जो ना ख्वाजा आसफ साहब, उन्होंने अपने ट्वीट में ये भी याद दिलवाया है इनको कि जनाब जो मकबूल भट्ट साहब को ये लीडर मानते हैं, शहीद फांसी होगी थी उनको, वो भी ये जो महाजन नशिस्त है इसके ऊपर इलेक्शन लड़ा था उन्होंने, मकबूल भट्ट साहब ने। और भारत ने 22 नशिस्तें मुकर्रर की हुई यार इन इलाकों के लिए। तो हमने उनके जो भारत के पास जो कश्मीर है उसकी नुमाइंदगी नहीं चाहिए आपको। और ये वहां थोड़ा बैठे हुए हैं लोग, ये पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं जो महाजर जिनको ये कह रहे हैं। तो बहरहाल वहां के पार्लियामेंट जो है, सॉरी जो पार्लियामेंट ही कहेंगे हम, जो असेंबली ने ये करारदाद मंजूर किया जनाब, ये बिल्कुल ये रहना चाहिए, ये आइन में जो दिया गया उसके मुताबिक 12 नशिस्तें होंगी। और अब ये रेफरेंस जो है ये सुप्रीम कोर्ट में वो नोटिस जारी हो गए हैं अरकान असेंबली को, भी दीगर जो भी लोग हैं जिनको उन्होंने जरूरी समझा है कि उनकी राय ली जानी चाहिए, तो उनको उन्होंने नोटिस जारी कर दिए। इलेक्शन लड़ना नहीं, बस इंतशार फैलाना है। इनकी बात पे वहां के अवाम कान नहीं धर रहे। तो अब इन्होंने जनाब उसको अवामी टच देने की कोशिश की है कि जनाब जो हम ये लॉन्ग मार्च कर रहे हैं ना 9 जून को, जनाब इसके लिए जनाब ये भी हम ये कह रहे हैं कि जनाब जो हमारे कश्मीरी अवाम है, टूरिस्ट पे बड़ा इन्हिसार है जनाब उनका, तो जनाब ये, लेकिन सड़कें वहां नहीं हैं, सड़कें टूटी हुई हैं। वो मैंने पहले भी अर्ज किया, टैक्स दो तो बना लो, बल्कि जित के आओ, इलेक्शन जितो, आ जाओ असेंबली दे जो मर्जी करो, टैक्स लाओ ना लाओ,
पाकिस्तान वाल ना देखो, इंडिपेंडेंट तुसी अपनी मैशत चलाओ, तुहाडे कोल जनाब बड़ा पैसा हैगा, तुहाडे टूरिज्म दे नाल ही तुसी अरबां रुपए खरबां रुपए कमा रहे हो, पूरी मैशत चला सकते हो। ठीक है, सानू कोई इतराज नहीं, करो, लेकिन ये इलेक्शन भी लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, जीतेंगे भी नहीं। अब ये कह रहे हैं, एक तरफ तो कह रहे हैं जनाब टूरिज्म पे इन्हिसार है हमारा, एक बड़ी मैशत जो है हमारी, दूसरी तरफ ये इन्होंने एक खबरदार कर दी, इंतबाह जारी कर दिया कि 9 जून से 30 जून तक जनाब सियाहत बंद, और जहां जो टूरिस्ट बुकिंग हुई है, जो भी है वो सारी जो है वो जनाब वो कैंसिल कर दी जाए, निकल जाए यहां से टूरिस्ट जो हैं आजाद कश्मीर से। और वो 30 जून तक वो उन्होंने कह दिया है जनाब, वहां जो होटल और दीगर लोग हैं कि जनाब आपने बुकिंग शुरू नहीं करनी इसकी। अब पिछले जो मैंने पिछले विलाग में अर्ज किया था कि जनाब जो 18-20 माह से इन्होंने पंजाबी अथ चुकी हुई है उत्थे, ਉਹਦੇ नतीजे की होया, वहां जनाब 48% सियाहत में कमी हुई है, सियाह जाना कम हो गए हैं, और 1 खरब 67 अरब रुपए का नुकसान हुआ इनका, जो सियाहत का शोबा है उसको, और मजमूई तौर पे 250 अरब का नुकसान हुआ, 2 खरब 50 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। अब अगर ये चंद दिन के लिए बंद कर देते सियाहत, अब जो सियाहों को वहां से निकाल रहे हैं, तो नुकसान किसका होगा? वहां होटल की सनत को नुकसान होगा, ट्रांसपोर्टर्स को नुकसान होगा, और पेट्रोल पंप्स, दीगर जो दुकानें हैं, जो मॉल्स हैं, शॉपिंग मॉल जो हैं, दुकानदार हैं, बेकरियां हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, और वो ढाबे होटल हैं, चाय खाने हैं, वो हर जगह नुकसान होगा, और वो अरबों में नुकसान होगा। तो ये किसकी जंग लड़ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही इनकी। ये जो जॉइंट एक्शन कमेटी या अवामी एक्शन कमेटी के नाम से जो इन्होंने कलदम नाम नहाद किस्म की तंजीमें जो ये बनाई थी, अब सरकार ने, मेरा ख्याल है, ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया। मेरा तो मौका पहले दिन से ये है कि इनके साथ जो है, जब तक आईनी हाथों के साथ नहीं, चंद एक लोग हैं और ये समझ रहे हैं कि जनाब वो मैंने जो अर्ज किया कि जनाब शायद ये दुनिया से डर जाएंगे, आलमी प्रेशर आ जाएगा इनके ऊपर, जनाब ये वाला इधर भी वही हो रहा है जो उधर हो रहा है, ये तासर भी यही देना चाह रहे हैं। इनकी ख्वाहिश ही ये है कि जनाब दुनिया को बताएं हम तो जनाब इधर भी मजलूम हैं, उधर भी मजलूम है। अगर पाकिस्तान के ऊपर जनाब हमारे ऊपर जो हो रहा है वो ये जुल्म नहीं है, तो फिर जो उधर वाले कश्मीरी हैं वो तो 80,000 से ज्यादा कश्मीरी हैं, बल्कि लाखों की तादाद बनती है उनकी, अगर सही जमा अदाद शुमार किए जाए तो। वो जो शहीद हुए हैं उनकी बर्बरियत के हाथों, इंडियंस के हाथों, उनके जुल्म के हाथों, तो उनके साथ आपका क्या मुवाजना, कैसे मुवाजना कर सकते हैं आप? और ये अगर ये समझ रहे हैं कि जनाब शायद जो रियासत है, रियासत जम्मू एंड कश्मीर, आज़ाद कश्मीर की जो रियासत है, कि शायद जनाब ये इस खौफ से हमारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगी जो मैंने अर्ज किया है, तो ये इनकी भूल है। मैं फिर आखिरी मरतबा फिर ये विला के एंड पे ये बता रहा हूं कि ये इनकी भूल है कि जनाब इनके साथ जो है वो सख्ती नहीं होगी, सख्ती होगी, इनको कलदम कर दिया गया है, दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया गया है। अब ये कार्रवाई करेंगे तो फिर इनके साथ वही सलूक होगा जो ऐसे शर पसंदों के साथ रियासत को करना चाहिए। अब दीजिए मुझे इजाजत, नहीं दोबारा मुलाकात होगी नए विलाग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।